इतिहास की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास तथा अस्तित्व भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर है। प्रत्येक देश के निवासियों का रहन-सहन, वेशभूषा, क्रियाकलाप तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही नियंत्रित करती हैं। भारत के इतिहास पर भी भारत की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास पर भूगोल का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इतिहास पर भूगोल का प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिसमें भौगोलिक विभाग, भौगोलिक परिवेश का इतिहास पर प्रभाव सम्मिलित होगा। उसके बाद भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन एवं दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इसमें सम्मिलित होंगे। तीसरे नंबर पे पाषाणकालीन संस्कृति का अध्ययन होगा, जिसमें पूरा पाषाणकाल, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाणकालीन संस्कृति, पश्चिम भारत की ताम्र कांस्य कालीन संस्कृतियां सम्मिलित होंगे। अगला होगा ताम्र पाषाण और महापाषाण संस्कृति, जिसके अंतर्गत सिंधु से बाहर सिंधु पशुचारण एवं संस्कृति, कृषि संस्कृति का विकास महापाषाण काल शामिल होगा। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन होगा, जिसके अंतर्गत इसका उद्भव एवं विकास, सिंधु सभ्यता के विकास के विभिन्न चरण, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता की देन सम्मिलित होंगे। इसके बाद आर्य एवं वैदिक काल का अध्ययन होगा, जिसके अंतर्गत आर्यों का मूल निवास स्थान, भारत में आर्यों का प्रसार, वैदिक साहित्य, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, राजनीतिक संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, आर्यों की धार्मिक विश्वास, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति की तुलना, वर्ण व्यवस्था का क्रमिक विकास सम्मिलित होंगे। अगला टॉपिक होगा महाजनपद काल या बुद्ध काल, जिसके अंतर्गत राज्य निर्माण की प्रारंभिक चरण, प्राचीन भारत में गणतंत्र शासन प्रणाली, महाजनपदकालीन आर्थिक दशा, महाजनपदकालीन सामाजिक दशा, द्वितीय नगरीकरण सम्मिलित होंगे। अगला होगा हमारा मगध साम्राज्य, ईरानी एवं मकदूनियाई अर्थात सिकंदर का आक्रमण, कारण एवं प्रभाव, जिसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे मगध साम्राज्य व महाजनपदकालीन राजनीतिक दशा, ईरानी आक्रमण एवं इसका प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण के कारण एवं प्रभाव। उसके बाद अगला टॉपिक होगा नवीन धर्म का उदय, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन होगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा मौर्य साम्राज्य, जिसके अंतर्गत प्रमुख टॉपिक होंगे मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य प्रशासन, मौर्य राज्य की प्रकृति या स्वरूप, अशोक का धम्म, अशोक के प्रशासनिक सुधार एवं कल्याणकारी कार्य, अशोक की महानता के विभिन्न पक्ष, मौर्य की विदेश नीति, मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण। अगला टॉपिक होगा उत्तर मौर्य काल, जिसके अंतर्गत प्रमुख टॉपिक्स सम्मिलित होंगे अंधकार युग की संकल्पना, पुष्यमित्र शुंग, कलिंग का शासक खारवेल, हिंद यूनानी, शक एवं पहलव, कनिष्क, सातवाहन, मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक दशा, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, मौर्योत्तरकालीन समाज, मौर्योत्तरकालीन धर्म।
अगला प्रमुख बिंदु होगा गुप्त काल, जिसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु सम्मिलित होंगे। गुप्तों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान, एक शक्ति के रूप में गुप्तों का उद्भव, समुद्रगुप्त, रामगुप्त की ऐतिहासिकता, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य का पतन, गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, द्वितीय नगरीकरण के पतन के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण, गुप्त काल की मौद्रिक अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन धर्म, गुप्त काल में भाषा एवं साहित्य, गुप्त काल स्वर्ण युग, काल्पनिक या वास्तविक, फाहियान का विवरण। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर गुप्त काल, जिसमें प्रमुख सब टॉपिक्स मौजूद होंगे। मौखरी वंश, हर्षवर्धन, वेनसोंग का भारत वर्णन, वेनसोंग तथा फाहियान के भारत विवरण की तुलना, उत्तर गुप्तकालीन समाज, उत्तर गुप्तकालीन धर्म, उत्तर गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, उत्तर गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत में सूद प्रथा। अगला और अंतिम टॉपिक होगा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें सम्मिलित होंगे संगम युग, चालुक्य वंश और पहलव वंश तथा राष्ट्रकूट।